आज की कहानी एक हिंदुस्तानी लड़के की है। एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब में काम के लिए जाता है। वहाँ पर वो खूब मन लगा करके काम करता है और खूब पैसा कमाता है। जब उसके आने का टाइम होता है तो एक सऊदी अरब का वो बलात्कार कर देता है। उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग जाता है, मामला कोर्ट तक पहुँचता है और जज के सामने उसने ये कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही इस औरत के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार रेप किया है। मुझे बड़ा मज़ा आता था इस औरत के साथ रेप करने में। मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी आदमी को अगर एक सऊदी अरब अगर मिल जाए तो फिर तो उसके मज़े ही मज़े हैं, उसके मज़े के ठिकाने ही नहीं है। जज साहब, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस औरत के साथ बड़े मज़े लिए हैं। दोस्तों, जज के सामने सऊदी अरब के अंदर ये बात कहना बड़ी ही हिम्मत की बात है, लेकिन उस हिंदुस्तानी ने ये बात कही। उसके बाद फिर क्या होता है आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर बलात्कारी को पत्थर मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बीच चौराहे पर उसको पत्थर मारे जाते हैं। सारी पब्लिक चारों तरफ हो जाती है, सबके हाथों में पत्थर होते हैं और तब तक उसको पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि उसका दम न निकल जाए। ये बलात्कारी की जो ज़बरदस्ती किसी का रेप करने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा है। और दोस्तों, किसी का कत्ल करने वाले की सज़ा सऊदी अरब के अंदर मौत है, यानी कि मौत के बदले मौत मिलती है। वहाँ उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। आज को मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, सऊदी अरब की एक ऐसी हैरान और परेशान करने वाली ये अजीबोगरीब कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनकर के आप कहोगे कि वाकई में आज आपने क्या कहानी सुनाई है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपकी लाइक हमारे लिए बड़ी कीमती है। दोस्तों, मेराज आलम उस लड़के का नाम होता है। मेराज आलम राजस्थान के एक राज्य के एक गांव का रहने वाला लड़का होता है। अजमेर के पास एक गांव पड़ता है। मेराज आलम वहां का रहने वाला होता है। उसकी जब शादी होती है तो उसके बीवी ने उसको पसंद नहीं किया। उसके बीवी का कहना था कि मेराज नामर्द है, बच्चा पैदा करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि एक औरत अपने पति के साथ या किसी भी मर्द के साथ झोपड़ी में रह सकती है, दिन गुजार सकती है, लेकिन किसी नामर्द के साथ वो दिन नहीं गुजार सकती, क्योंकि उस नामर्द के साथ हर रोज़ उसकी इच्छाएं, उसकी उमंगें जवान होती हैं और वहीं दफन हो जाती हैं। वो नामर्द पति उसकी उमंगों को जवान होकर के जो कली है उसको फूल नहीं बना सकती। इसी वजह से औरत रुकी सूखी खा लेगी, महलों में नहीं झोपड़ी में रह लेगी, लेकिन एक नामर्द के साथ वो नहीं रह सकती। इसीलिए मेराज की शादी होने के बाद कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस आदमी के साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए वो उससे तलाक ले लेती है। दोस्तों, तलाक के कारणों का पता जब तलाक हुआ, किस वजह से तलाक लिया जा रहा है, तब पता चला कि मेराज नामर्द है। अपनी इस बेइज्जती को वो जैसे तैसे कर करके एक्सेप्ट करता है, बर्दाश्त करता है और फिर अपने पत्नी को वो तलाक दे देता है। दोस्तों, दिन गुजर जाते हैं, अपने आप को उसने किसी तरीके से संभाला और फिर उसने सोचा कि अब वो यहाँ रहेगा ही नहीं, बल्कि वो सऊदी अरब में जाकर के 2, 4, 5 साल वहाँ पर रहेगा और ये सारी बातें यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगी। लोग उसको भूल जाएंगे। अगर वो यहाँ रहेगा तो लोग उसको ताने देंगे, नामर्द कह के बुलाएंगे और बहुत सी बातें होंगी। और उस समय सीमा में जब तक सऊदी जाने का उसका इंतज़ाम होता है, वो एक हकीम से मिलता है और अपना इलाज कराता है। दोस्तों, उस हकीम ने कुछ जड़ी बूटियाँ उसको दी और कहा कि 1 महीने की दवाई है, इसको खाओ और इसको खाने के बाद 1 महीने बाद फिर तुम अपना चेकअप कराना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना फ़र्क पड़ा है। बड़े दिल के साथ वो दवाई खाता है और उधर सऊदी जाने के चक्कर में भी लग जाता है। एक वीज़ा उसके लिए आई, जब उसने एजेंट से बता रखा था, उस वीज़ा पर वो काम करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब जब वो गया तो उसके मतलब का उसे काम नहीं मिला। उससे इतना काम लिया जाता था, 20-20 घंटे वो काम लिया जाता था, 2, 4, 5 घंटे उसको आराम करने के लिए मिलते थे।
वो बड़ा परेशान हो गया था। इसीलिए वो उस शेख के यहाँ से वो भाग निकलता है और फिर वो इनलीगल तरीके से वहाँ पर रहने लगता है अपने किसी दोस्त के पास। दोस्तों, उसी बीच वो इसी तलाश में रहता था कि उसे कोई अरबी मिल जाए जिसके यहाँ वो काम कर सके। दोस्तों, इसी तरीके से एक दिन एक अरबी से उसकी मुलाकात होती है। उस अरबी के यहाँ कुछ जानवर थे, गाय भैंसें थी, कुछ बकरियाँ थीं, जिनको वो लेने बेचने का काम किया करता था। उसके पास गाड़ी भी थी जिसको वो ड्राइवर की तलाश कर रहा था। दोनों के बीच में जब वो मुलाकात होती है तो वो हिंदुस्तानी जो लड़का होता है मेराज, वो उसे अपनी मजबूरी सुनाता है और बताता है कि मेरे सामने इस तरीके से मजबूरी है। मैं घर से आया था, मुझे अच्छी नौकरी के लिए बुलाया गया था, लेकिन मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखा किया और यहाँ मुझे ऐसे काम में डाल दिया कि 20-20 घंटे मैं यहाँ काम करता हूँ। खाने को भी कभी मिल गया, कभी नहीं मिलता। वो काम ज़्यादा लेते हैं और खाना कम देते हैं। अब मैं वहाँ से भाग निकला हूँ। अब इनलीगल तरीके से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। फिर उसने कहा कि तुम परेशान हो और मुझे ऐसे ही काम करने वाले एक आदमी की तलाश है। मैं जानवरों का लेने बेचने का काम करता हूँ। गाड़ी के लिए मुझे ड्राइवर की भी ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख सकता हूँ। टाइम टू टाइम काम करना होगा, कोई ज़्यादा काम नहीं करना, अच्छी सैलरी दूंगा। दोस्तों, मेराज आलम यहाँ बहुत खुश हो जाता है और वो उस सऊदी के यहाँ नौकरी करने लगता है। वो सऊदी अलग एक जगह उसको क्वार्टर रहने के लिए दे देता है। जब काम करने लगा वो मेराज आलम उस सऊदी के यहाँ, तो दोस्तों उसका काम देख करके वो सऊदी बड़ा ही इम्प्रेस होता है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसने काम किया। उसके बाद उसने कहा कि दोस्त, तू अगर मेरे साथ इसी तरीके से काम करता रहा लगातार, जब से तू मेरे पास आया मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो मैं तुझे कुछ सैलरी के अलावा तुझे कुछ परसेंटेज भी दूंगा। जो मुनाफा होगा उसमें तेरे परसेंटेज भी दूंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करना होगा। फिर उसने कहा कि ठीक है। दोस्तों, इसी तरीके से वो काम करता है। घर से नाराज़गी के आलम में वहाँ से गया था, बीवी को तलाक दे करके गया था, इसीलिए यहाँ पर उसका कोई अकाउंट भी नहीं था और वो अपने पैसे को सऊदी के पास जमा करा देता है। सऊदिया दोस्तों बहुत ईमानदार होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हर कंट्री में, हर देश में, हर कम्युनिटी में ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं, हर तरीके से लोग होते हैं। उस सऊदी के पास वो अपना पैसा जमा कराता है कि जब मैं घर जाऊंगा ये पैसा आपसे लेकर के वापस चला जाऊंगा। दोस्तों, काफ़ी दिन उसने लगभग 5-6 साल वहाँ पर काम किया और एक दिन उसने कहा कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तो वो जो सऊदी था उसकी नीयत में खोट आ जाती है और वो उसके पैसे वापस नहीं देना चाहता। वो उसको टाल मटोल करने लगता है कि इस महीने नहीं, अगले महीने दूंगा, अगले महीने नहीं, इससे अगले दूंगा। क्योंकि जब उसने हिसाब किताब कमीशन का भी, उसके तनख्वाह का भी जोड़ा तो बहुत मोटी रकम उसके पास उसकी निकल रही थी। तो और उस मोटी रकम को मेराज आलम ये सोच रहा था कि घर जाकर के वो सेट हो जाएगा। अब वो जिस्मानी तौर से भी बुरी तरीके से दुरुस्त हो चुका था दोस्तों, क्योंकि वो पहले अपना इलाज कराया था, उसने अपना चेकअप भी कराया था। अब वो पूरी तरह से मर्द था। फिर उसने सोचा था कि वो अब शादी करेगा और वहाँ जा कर के फिर हिंदुस्तान में वो सेटल हो जाएगा। उसने इतना पैसा यहाँ पर कमा लिया है, लेकिन उसका जो मालिक था वो अरबी शेख जो था वो उसका पैसा वापस कर ही नहीं रहा था। इसी तरीके से करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। मेराज आलम को वो घुमा देता है। मेराज यहाँ समझ चुका था कि इसका जो ये मालिक है ये पैसा इसको वापस नहीं देगा। दोनों में बात बढ़ती है, आनाकानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक दिन वो उसका मालिक जो होता है वो बड़े प्यार से बात करता है, उससे कहता है कि ये पैसा मैंने तेरा जो है वो कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया है और वो पैसा मैं तुझे कारोबार के साथ साथ जो उसमें मुनाफा होगा उसका हिस्सा भी और तेरी जितनी रकम बनती है वो भी मैं तुझे वापस कर दूंगा। बस तुझे 2-3 महीने इंतज़ार करना होगा। तू ऐसा कर, जो क्वार्टर वहाँ पर है वहाँ उस क्वार्टर को छोड़ दे और तू मेरे घर में आकर के रहे। मेरे घर में एक कमरा अलग से है, वहाँ पर आकर के रहे। और तेरी भाभी और मेरी बीबी है, उसको मार्केट लेके जाया कर और घर का कुछ काम भी कर लिया कर। इस तरीके से उसने उसको फंसाया था कि वो उसके चाल को समझ ही नहीं पाया। अब मेराज आलम उसके घर के कमरे में रहना शुरू कर देता है
उस मालिक ने, उस अरबी शेख जो था, उसने अपने बीवी को सेट किया, एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने घर में एक फंक्शन रखा, एक छोटा सा फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन के लिए मेराज से उसकी बीवी बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ सामान ला कर दे। दोस्तों, वो अरबी शेख इतना तेज था कि उसने अपने कुछ यार दोस्तों को भी घर में बुलाया था और एक प्लानिंग के तहत वो सारी बातें समझा देता है। दोस्तों, वो सामान लाने के बाद मेराज आलम अपने कमरे में चला जाता है। वो सामान सारा ला करके देने के बाद उसके पत्नी को सौंप करके वो अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद 2-3 अरबी आते हैं और उसके कमरे में लात मारते हैं और जोर से वो कमरा खोल देते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। उसने कहा कि मुझे आप क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरी गलती क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने मालिक के बीवी के साथ बदतमीजी की, उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो रो रही है और वो कहती है कि उसने सामान देने के बहाने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ बलात्कार करना चाहा। ये बात सुनने के बाद मेराज आलम समझ जाता है कि उसके साथ क्या षड्यंत्र रचा गया है। दोस्तों, पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। वो गिरफ्तार वहाँ पर हो जाता है, उसे जेल डाल दिया जाता है। अपने सफाई में उसने कुछ भी नहीं कहा। जेल जाने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कानून ही ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत जल्द कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है और बहुत जल्द मुकदमे वहाँ पेंडिंग हिंदुस्तान की तरह नहीं रखे जाते, बल्कि बहुत जल्द उनका फैसला कर लिया जाता है। जब उसका केस चलता है, जज बैठता है कोर्ट में, उसे कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम ये है कि तुमने अपने कफील, अपने मालिक, यानी कि जिस अरबी के पास तुम रहते हो, जिसके साथ बिजनेस करते थे, उसने अपने घर में तुम्हें जगह दी, तुम्हारे पर इतना विश्वास और भरोसा किया और तुमने उसके बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उस पर रेप करने की कोशिश की। तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है और इसकी सज़ा तुम जानते हो। अगर तुम्हारे ऊपर ये जुर्म साबित होता है तो तुम्हें पत्थर मार मार के हलाल कर दिया जाएगा, यहाँ माफ़ी नहीं है। दोस्तों, मेराज क्या करता? वो कुछ नहीं कहता, अपनी सफाई में खामोश खड़ा होता है। उसने कुछ भी नहीं कहा। अदालत की कार्रवाई होती है। उसके पत्नी से पूछा जाता है, अब उस कफील कि बताओ इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया? दोस्तों, क्योंकि वो उसकी पत्नी जो थी वो एक शरीफ औरत थी, लेकिन वो दबाव में उससे ये बयान दिलवाया जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने इस लड़के से सामान मंगाया था। जब इसने मुझे सामान ला करके दिया, घर में कोई नहीं था, तब मुझे इसने पकड़ लिया और जब इसने मुझे पकड़ा, मैंने चिल्लाना शुरू किया और तब इसने कहीं जाकर के मुझे छोड़ा कि शायद कोई आ न जाए और मैं पकड़ा न जाऊं। तब ये बड़ा मुश्किल मुझे यहाँ से छोड़ करके भागा था और उस बीच इसने मुझे मेरे गालों को चूमने की कोशिश की और इसने मुझे हवस भरी नज़रों से देखा था, पकड़ा था और इसने मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाला था। अपनी बात जब उसने पूरी की तो अब उस कफील से भी पूछा गया। दोस्तों, जब उस कफील से पूछा जाता है, उस मालिक से पूछा जाता है, तो वो भी कहता है इस लड़के को मैं इतना शरीफ समझता था कि मैंने इसको अपने घर में जगह दी, लेकिन इसने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। ये साहब, इसको मौत से सज़ा कम मत देना, फिर आगे कोई दूसरा हिंदुस्तानी ऐसा काम न कर सके। मेराज ये सारी बातें सुन रहा था। दोस्तों, सारी सबकी बातें यहाँ सुनी जाती है, लेकिन जज उस दिन वो फैसला नहीं सुनाता और वो उसको मेराज को वापस जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और अगली तारीख दे दी जाती है कि इस मुकदमे का फैसला जो होगा वो अगले तारीख को होगा। मेराज जब जेल के उस बैरक में आता है जहाँ पर वो कैदी था, वहाँ पर एक और कैदी था। जब उस कैदी ने मेराज से पूछा कि भाई, किस जुर्म में तुम हो, क्या मुकदमा है तुम्हारे ऊपर, क्या केस है, तो फिर वो बताता है कि यार मैं अरबी के चक्कर में फंस गया हूँ, एक अरबी के चुंगल में फंस गया हूँ। मेरे पास 6 साल की कमाई उसके पास है। जब मैं अपनी कमाई उससे वापस मांग रहा हूँ तो वो मेरे ऊपर अपने बीवी से इल्ज़ाम लगवा देता है रेप की कोशिश करने का। और तुम्हें पता है कि सऊदी के अंदर रेप की कोशिश करना या रेप करना बड़ा संगीन जुर्म है। वो जो वहाँ पर जो मजा हुआ खिलाड़ी जो वहाँ पहले से ही उस बैरक में था, वो कैदी जो था, वो उससे कहता है कि मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, तुम कल को ऐसे कहना, तुम्हें सज़ा तो मिल ही रही है।
अगर तुमने ये बात कह दी और ये बात अगर फिट बैठ गई तो तुम्हारी सज़ा माफ़ी ही नहीं होगी बल्कि उस कफील को सज़ा मिल जाएगी। दोस्तों, उसकी वो बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। अगले तारीख का वो इंतज़ार करने लगता है। जब अगली तारीख आती है तो अब मेराज से एक बार और अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाता है कि अब भी वक्त है, सज़ा देने से पहले तय कर लो। हम तुमसे एक बार फिर से पूछते हैं कि अगर कोई गुंजाइश हो तो बताओ, तुमने किस वजह से, किस मजबूरी से, किस इरादे से इस औरत पर हमला किया। दोस्तों, मेराज वहाँ पर उस दिन बोलता है और वो बड़ा खुश होता है। कहता है कि जज साहब कैसी बातें कर रहे हो, कोशिश की थी इस औरत के साथ तो मैंने कई बार संबंध बनाए हैं। बड़ा मज़ा आता था मुझे इस सऊदी अरब के साथ संबंध बनाने में। और ये औरत पता नहीं क्यों अपने पति के डर में है या किस वजह से है, ये इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि मैंने इसकी मर्जी से इसके साथ कई बार संबंध बनाए हैं। जब ये सऊदी मेरा ये मालिक घर पर नहीं रहता था तो ये औरत मेरे रूम में आती थी और कपड़े उतार करके मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि मेरा सऊदी पति तो नामर्द है, उससे कुछ नहीं होता, तुम हिंदुस्तानी नौजवान 25 साल के लड़के हो, तुम्हारे अंदर बहुत जान है और तुम मेरे साथ एक गलत काम करो। मैं क्या करता, मैं इसके साथ वो गलत काम करता, मुझे बड़ा मज़ा आता। दोस्तों, ये बातें जब वो हिंदुस्तानी लड़का मेराज बड़ी हिम्मत के साथ कह रहा था, उसको पता था कि मरना तो था ही, लेकिन जो उसके दोस्त ने, जो उसके बैरक में जो उसका दोस्त बन गया था, उसने जो बात बताई थी कि ये अगर तेरा तुक्का बैठ गया तो तीर निशाने पर लग गया तो हो सकता है कि तुझे माफ़ी भी मिल जाए। बस ये सुन करके जज गुस्से में लाल हो जाते हैं। वह लड़का कैसी गंदी और वाहियात बात कर रहा है। दोस्तों, ये बात जब वो कह रहा था तो वो औरत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो इतनी शरीफ औरत थी और नेक औरत थी, लेकिन वो अपने पति के दबाव में ये इल्ज़ाम उस पर लगा रही थी। लेकिन अब वो औरत एक लगभग वो गलत साबित करना चाहता था उस औरत को। वो औरत अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि खुदा के वास्ते चुप करो और ऐसी बातें मत करो। जज साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कभी मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, मैंने इसके साथ कभी कोई गंदा काम नहीं किया, ना इसने मेरे साथ कोई गंदा काम किया है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी इसके साथ संबंध नहीं बनाए, मैंने कभी इसके साथ नाजायज़ संबंध नहीं किए, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर वो लड़का कहता है कि ये झूठ और ये सच। फिर वो बात सच है कि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन ज़बरदस्ती की, जो बदतमीजी की, तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारे साथ रेप करने की कोशिश की, क्या ये सच है? तो वो औरत कहती है कि जज साहब, ये बात भी सही नहीं है। आज मैं आपसे हकीकत सच्चाई बताती हूँ कि मेरे पति ने मुझे मजबूर किया था। इस हिंदुस्तानी लड़के के पैसे हमारे ऊपर थे और मेरा पति वो पैसे वापस करना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे पति ने, मेरे शौहर ने ये ड्रामा रचा और मुझे ये गलत बयान देने पर मजबूर किया। दोस्तों, जब ये सुनता है तो वो उस औरत के आवाज़ सुनने के बाद और फिर उस कफील से पूछता है कि सच्ची सच्ची बता दो, वरना अब तुम्हें सज़ा देने का नंबर है। फिर वो भी बता देता है कि ये बात सच है और हिंदुस्तानी लड़का बेकसूर है। उसके बाद वो जज उस हिंदुस्तानी लड़के को अपने पास बुलाता है, उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि आज तुमने एक अक्लमंदी से अब काम लेने की वजह से अपनी जान बचा ली, वरना अगर ये लोग तुम्हारे खिलाफ बयान देते रहते तो तुम अपने सफाई में कुछ भी कहते रहते तो शायद तुम्हारी जान ना बचती और मैं एक गुनहगार को फांसी के फंदे पर या कुछ भी ऐसी सज़ा दे देता जिसके बाद फिर लड़के को उस कफील से सारे पैसे दिलवाए जाते हैं और उनको 2-2 साल तक उस औरत को भी और उस अरबी शेख को भी 2-2 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वो पैसे ही नहीं दिलवाए जाते बल्कि इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस कराए जाते हैं कि जिस कारोबार में तुमने ये पैसे लगाए हैं, जो तुझे उसमें मुनाफा हुआ है, उसका 50% हिस्सा तुझे उस कमाई का इसे देना होगा। उस हिंदुस्तानी लड़के को दिया जाता है। उसके बाद वो पैसे लेकर के हिंदुस्तानी लड़का, जो कि राजस्थान का एक गाँव का रहने वाला था, वो अपने घर आता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह की वाक़या हो जाते हैं। ये थी आज की सच्ची घटना। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।